हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होती है न्यूट्रिएंट्स के टू प्लांट्स, कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स तक पहुंचते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के लिए वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। इसका बेसिक सा मीनिंग है कि अलग अलग तरीके की जो सोइल होती है, जैसे आप सैंडी सोइल, क्ले सोइल, लोम सोइल जो पढ़ते हैं, क्या वो अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। एनाइन कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाते हैं, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक को कम करते हैं। उन सारे फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मतलब कि प्लांट्स को जो असेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनकी कितनी एक्सेस है, वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वही बेसिकली न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है। इसको अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जैसे सोइल फैक्टर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोइल फैक्टर्स की, जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं तो उसको लिखने का एक पैटर्न होता है, उसको एक्सप्रेस करने का एक पैटर्न होता है बेसिकली। तो जैसे कि आपको अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में बताना है तो ये ना बता के कि सोइल पीएच हो गया, देन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उसके कंपैरिजन में आपको करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे सोइल फैक्टर्स के बारे में आ गया, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में आ गया, देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में आ गया। तो इस तरीके से एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोइल फैक्टर्स की विच अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सोइल फैक्टर्स में सोइल पीएच जो है वो एक मेजर फैक्टर हम बोल सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को। आपको पता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि कम पीएच के ऊपर अवेलेबल होते हैं, कुछ अधिक पीएच के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो जनरली होता है 6.5 तक हम मानते हैं, 6.5 वाली जो पीएच होती है उसको बेस्ट सूटेड मानते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो एसिडिक सोइल जिनकी पीएच जो है वो 6.5 से कम है, वहाँ पर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से एल्कलाइन सोइल जहाँ पर पीएच जो है वो 7.5 से ज़्यादा होती है, वहाँ पर फॉस्फोरस, आयरन और जिंक जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट सोइल का जो फैक्टर आता है विच इज सोइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सैंडी, क्ले और लोमी सोइल जो सबसे बेस्ट सोइल होती है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वो होती है लोमी सोइल। क्यों होती है? क्योंकि देखो, किसी भी अगर कोई भी पर्टिकुलर सोइल होगी उसका एक कैरेक्टर होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करने वाला होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज वाटर लॉगिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, और ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब उसमें रिटेंशन कैपेसिटी ना हो कि बहुत ज़्यादा सैंडी सोइल होगी तो प्लांट्स को पानी मिल ही नहीं पाएगा। तो सोइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर लोमी सोइल जैसा होना चाहिए, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का जो प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लोमी सोइल जो होती है उसकी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, न्यूट्रिएंट भी अच्छे तरीके से उसमें होल्ड रहते हैं, और उसका टेक्सचर भी जो है वो बैलेंस रहता है। उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सैंडी सोइल और क्ले सोइल की बात करें तो देखो, सैंडी सोइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वहाँ लिचिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है। लिचिंग क्या होती है? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परकोलेशन, एक होता है लिचिंग। ये आपके सोइल के हॉरिजोन्स हैं, जैसे सपोज ABC हॉरिजोन आपने पढ़े होंगे। जब पानी जो है वो अपना वर्टिकल मूवमेंट करके सोइल हॉरिजन्स के में मूव कर रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं परकोलेशन। लेकिन अगर ये वाटर अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स को घोल कर, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके लेके आ रहा है, निचली सरफेसेस के ऊपर पानी जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लीचिंग हो गया। लीचिंग नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट जो अपर लेयर्स में, अपर हॉरिजोन्स में प्रेजेंट थे, उनको घोलकर पानी जो है वो नीचे के हॉरिजोन्स में, आर हॉरिजोन में आ गया है। यहाँ पर जो रॉक वाला रीजन है जहाँ का पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे आ जाएंगे। तो बेसिकली सैंडी सोइल के अंदर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रिटेन रह नहीं पाता है, तो पानी अपने साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी साथ लेके आएगा, तो लीचिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सैंडी सोइल की जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो लो होती है।
क्ले सोइल की हायर न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एरेशन नहीं होता है, तो प्लांट वैसे अपटेक नहीं कर पाते हैं। लोमी सोइल जो है वो अपने आप में एक तरीके से परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग और जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट सोइल फैक्टर्स के अंदर बात आती है सोइल ऑर्गेनिक मैटर की, सोइल मॉइस्चर की। देखो सोइल मॉइस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि चाहे कितने भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स थे उसमें भी पानी का, चाहे मास फ्लो हो चाहे डिफ्यूजन हो, उसमें भी पानी का रोल था। तो सोइल मॉइस्चर इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे मूव करेंगे प्लांट्स के पास, तो न्यूट्रिएंट जो है वो पानी में डिजोल्व होके ही मूव करेंगे। अगर मॉइस्चर कम होगा तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन भी कम होगा, और एक्सेस मॉइस्चर जो होगा उसकी वजह से लीचिंग होने लग जाएगी, एनारोबिक कंडीशंस बन जाएंगी, तो वहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन वगैरह की प्रोसेसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का या नाइट्रोजन का लॉसेस देखने को मिलता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि सोइल में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर की कमी भी नहीं होनी चाहिए, नमी की और बहुत ज़्यादा अधिक नमी भी नहीं होनी चाहिए, इक्वल प्रपोर्शन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा सोइल ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रूप में भी काम करेगा, और ये न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज और इम्प्रूव करेगा। तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर तो जितना ज़्यादा होगा सोइल के अंदर उतना ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। बेसिकली होती क्या है कैटायन और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी? तो जैसे हम अगर बात करें एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो एक मास, एक वॉल्यूम ऑफ सोइल के द्वारा में कितनी कैपेसिटी है एनायंस को, कितने एनायंस को एक्सचेंज करने की, इसे हम बोलते हैं एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली कि सोइल कोलोइड्स जो बन गए हैं वहाँ से सोइल सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से आयन्स आते हैं, वो आते हैं आयन एक्सचेंज के थ्रू। उसी में हम पढ़ते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। बेसिक सा मतलब होता है कि मास ऑफ वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोइल के द्वारा कितने, जैसे वॉल्यूम हो गया बाई मास हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम सोइल हो गया तो उसमें कितने एनायंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है। तो जो हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वाली सोइल होती है उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिटेन करके रखती हैं, जबकि लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है बेसिकली सैंडी सोइल्स की होती है, तो वहाँ पर लीचिंग जैसी प्रोसेसेस देखने को मिलती है। फिर आते हैं न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस। देखो कुछ वही जैसे हम क्रॉप्स में बात करते हैं कि सिनर्जेटिक इंटरेक्शन किन क्रॉप को बोलते हैं, कि एक क्रॉप अगर दूसरी क्रॉप को बढ़ने में मदद कर रही है, उसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, तो हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। तो ऐसा ही न्यूट्रिएंट्स के साथ में भी है कि अगर एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक को एनहेंस कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन जो है वो फॉस्फोरस के अपटेक को एनहेंस करता है, तो उनसे बोलेंगे सिनर्जेटिक इंटरेक्शन। तो ये न्यूट्रिएंट्स के बीच में भी देखने को मिलता है। और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन हो गया, जैसे कि अगर पोटेशियम एक्सेस हो गया तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपटेक को कम कर देता है। तो न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन कैसे है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है न्यूट्रिएंट अपटेक को। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और रेनफॉल। रेनफॉल का और इरिगेशन का तो देखो डायरेक्टली संबंध हो गया नमी से, यानी कि पर्टिकुलरली मॉइस्चर से। एक एडुकेट वाटर होना चाहिए, एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन के अंदर होना चाहिए। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसे अगर लो टेम्परेचर होगा तो माइक्रोबियल प्रोसेसेस वगैरह कम होंगे, और हाई टेम्परेचर होगा तो वो भी वोलेटाइलाइजेशन लॉसेस जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का लॉस हो गया अमोनिया के फॉर्म में, यानी कि जो गैसियस फॉर्म वाले जो भी लॉसेस होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो एरोबिक कंडीशंस होंगी तो वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी नो डाउट ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वेल ड्रेन्ड सोइल होंगी एरोबिक कंडीशंस के अंदर। और एनारोबिक कंडीशन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब वाटर लॉग सोइल्स के अंदर बेसिकली अनएरोबिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, जैसे कि आयरन और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, और नाइट्रोजन का लॉस देखने को मिल सकता है डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो कि न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा, एक तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उतना अच्छा है सोइल के लिए, और एक सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे सोइल में उतना ज़्यादा अच्छा है सोइल के लिए। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग को और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को। जैसे कि अगर राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर वगैरह जैसे बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हैं तो नो डाउट कि ये सोइल के अंदर नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं और प्लांट्स के लिए भी इसको अवेलेबल बनाते हैं। इसके अलावा अगर माइक्रोराइजल फंजाई प्रेजेंट है तो ये फॉस्फोरस के अपटेक को बढ़ाता है, और डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई हो गए तो ये ऑर्गेनिक मैटर को मिनरलाइज करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है वो
अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। देखो, अगर क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जाता है तो आपको सिर्फ फैक्टर्स मेंशन करने हैं, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स के कारण न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, कि जैसे पीएच कम हो गया तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा हो गया तो ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो अगर पीएच कम है तो पीएच बढ़ा देनी चाहिए, लाइम का एप्लीकेशन करके बढ़ा सकते हैं, एसिडिक सोइल की पीएच को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जा सके। अगर पीएच ज़्यादा है अल्कलाइन सोइल्स में तो सल्फर का एप्लीकेशन करके पीएच को कम किया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है तो वहाँ पर कंपोस्ट, मैन्योर, एफआईएम, इन सबको ऐड करके सोइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाया जा सकता है और न्यूट्रिएंट रिटेंशन को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर का कंप्लीट मैनेजमेंट होना चाहिए, स्प्लिट एप्लीकेशंस देने चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, यूरिया है। देखो, दो चीज़ें हैं बेसिकली, यूरिया और नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का जो एक मेन आस्पेक्ट बताया जाता है पॉजिटिव इफेक्ट में, वो क्या बताया जाता है कि जो नॉर्मल हम जो क्रिस्टल वाली जो यूरिया यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि वो सारा अपना जो नाइट्रोजन है वो एक बार में रिलीज कर देती है, तो प्लांट जितना ले पाते हैं उतना तो ले पाते हैं, बाकी सारे लीचिंग लॉसेस के थ्रू उसके लॉसेस हो जाते हैं नाइट्रोजन के। जबकि नैनो यूरिया का बोला जाता है कि ये इसका पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन का रिलीज है वो स्प्लिट डोजेज में होता है, कि एक बार जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है उतना हुआ, उसके बाद में आफ्टर, तो एक ये बेजर चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस बेसिस से कहा गया है कि एक बार उतना ही एप्लीकेशन दो जितने की प्लांट को चाहिए, स्प्लिट एप्लीकेशंस देने चाहिए ताकि लीचिंग लॉसेस को कम किया जा सके। और हम इरिगेशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि प्रॉपर वहाँ पर मॉइस्चर जितना चाहिए उतना अवेलेबल करवाएं, ना बहुत ज़्यादा लाइक वाटर लॉगिंग की कंडीशन होने दें और ना बहुत ऐसा हो कि वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि लेग्यूम बेस्ड जो रोटेशंस होते हैं वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जैसे डीप रूटेड प्लांट्स, क्योंकि एक बार अगर डीप रूटेड प्लांट लगाया और उसके बाद दूसरा सैलो रूटेड प्लांट लगाया तो ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा होगा ना कि फील्ड से, जैसे सपोज कि आपने एक बार इस तरीके से कोई प्लांट लगाया जो इतनी डीप रूट का था, तो यहाँ इस वाले जो एरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो पूरे अपटेक कर लिए गए। अब नेक्स्ट टाइम पे जब प्लांट लगाया जाएगा, क्रॉप लगाई जाएगी, तो वो ये ऐसी क्रॉप लगाई जाए जो शैलो रूटेड हो, जो यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको अपटेक कर लेगा। तब तक इस सीज़न में जब यहाँ वाले को लिया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स को, तो नेक्स्ट सीज़न में यहाँ तक जो डीप वाली सोइल थी वहाँ पर वापस से न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो नेक्स्ट सीजन में वापस डीप रूटेड क्रॉप लगा दो। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन को मैनेज करना चाहिए, एक बार लेग्यूम क्रॉप, एक बार नॉन लेग्यूम क्रॉप और डीप रूटेड क्रॉप और शैलो रूटेड क्रॉप्स के बीच में जो पर्टिकुलर रोटेशन है उसको मेंटेन कर लेना चाहिए। ये सारा था हमारे डिफरेंट फैक्टर्स जो कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं, जैसे सोइल फैक्टर्स कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, और इसके साथ में क्या इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को पॉजिटिवली हम उनको मैनेज कर